मैं रामशरण, प्रवक्ता डाइट फिरोजाबाद। आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है? अध्याय 3 है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में हम आज चर्चा करेंगे जो उनके लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता और महत्व क्यों पड़ी है। पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता और महत्व, यहाँ पर बुक अंग्रेजी शब्द है जिसका प्रयोग पुस्तक के लिए किया जाता है। फ्रांसीसी भाषा में इसका अर्थ है वृक्ष की छाल, और बुक शब्द जर्मनी भाषा के बीक से लिया जाता है। बुक शब्द जर्मनी भाषा के बीक से लिया जाता है। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक कथन से इस चर्चा पर शुरुआत करते हैं। रामचंद्र रास की नाम साहित्य है, जो हमारी ज्ञान की राशि है, जो हमें परंपरागत रूप से मिल रही है। उसके संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य है। अब साहित्य के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, यहाँ हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर यह चीज़ देखते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पाठ्यपुस्तक के लिए क्या लिखा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने लिखा है, निसंदेह पाठ्य पुस्तकें बालकों की शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि हैं, विशेषतः भारत के लिए, जहाँ अनेक माता पिता अपने बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें के अतिरिक्त एक भी दूसरी पुस्तक खरीदने में असमर्थ हैं। यह बात और भी सत्य है। यद्यपि पाठ्यपुस्तक केवल साधन है नहीं, साध्य भी है। यहाँ पर साधन और साध्य हमें क्लियर करने चाहिए। साधन और साध्य क्या है? साधन जिससे हम जाते हैं, साध्य कहाँ होता है? जहाँ हमें जाना है। साधन क्या है? हमारा पाठ्य पुस्तक है। हमें जाना कहाँ है? हमें अच्छा नागरिक बनना है, हमें नौकरी पाना है, हमें समाज की सेवा करना है। तो ये क्या यहाँ पर हो जाएगा? साध्य और साधन। तथापि उसका महत्व कम नहीं है। सुविचारित एवं सुनियोजित रूप से तैयार की गई अच्छी पाठ्यपुस्तकों का बालकों के निवासियों के भाग्य निर्माण में निश्चित ही बहुत बड़ा योगदान है। यह कथन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने दिया कि पाठ्यपुस्तक का क्या महत्व है, विद्यार्थी जीवन हो या हमारा सामान्य जीवन हो उसमें। अब हम आज चर्चा करेंगे कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक जो है उच्च प्राथमिक स्तर की जो विभिन्न विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, उनके बारे में ही अध्ययन करना है। तो अब भाषा की बात कर रहे हैं, तो हम पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता और महत्व क्यों होती है? होता है शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मार्गदर्शन। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ्यपुस्तक से केवल विद्यार्थी ही नहीं मार्गदर्शन करता है, शिक्षक भी मार्गदर्शन ग्रहण करता है। स्व अध्याय का आधार होता है, ज्ञान के स्थायित्व सशक्त का साधन होता है, सूचनाओं का संग्रह होता है, शिक्षण और मूल्यांकन का आधार होता है। अब हम बारी बारी से प्रत्येक पॉइंट को देखते हैं कि पाठ्यपुस्तक का महत्व क्यों है। ज्ञानार्जन के साधन के लिए, ज्ञान अर्जन, अर्जन मतलब प्राप्त करना, ज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। तभी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अब ज्ञान राशि का संचित कोश है कहाँ? ज्ञान राशि का संचित कोश तो पाठ्यपुस्तकों में ही तो होगा, तभी तो बच्चे को पढ़ने को मिलेगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने पहले ही बता दिया कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। जो पहला पॉइंट है कि पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता और महत्व क्यों है, तो यहाँ पर है ज्ञान अर्जन के साधन के लिए। उसके बाद शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए। हमें यह मालूम होता है हमें किस महीने तक, अप्रैल से मई तक, जून से जुलाई तक, या विद्यालय खुलने के 6 महीने तक हमें कितना सिलेबस पढ़ाना है और कितने सिलेबस को टच करना है। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें पाठ्य पुस्तक से ही मिलती है। स्व अध्याय का आधार, हमारी समझ से सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थी और टीचर दोनों के लिए, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए स्व अध्याय, स्व मतलब अपना, अध्याय अपने पढ़ने का अधिकार, अध्याय होता है।
स्व अध्याय का आधार है। अध्याय मतलब ग्रहण करना, तो यहाँ क्या है, स्व अध्याय का आधार हम पाठ्य पुस्तक से होता है। पाठ्य पुस्तक से हम कभी भी ट्रेन में, बस में, कहीं भी उसको पढ़ सकते हैं और उसमें जो ज्ञान परक बातें लिखी गई हैं उसे हम समझ सकते हैं। उसके बाद ज्ञान के स्थायित्व सशक्त का साधन है। हमारा ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। हमारा ज्ञान स्थायी हो जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, जीवनी मैंने किसी को पढ़ा और जीवनी मुझे याद तो हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें से छूट रही हैं, तो हम पुनः उस पाठ्य पुस्तक, उस किताब को पढ़कर अपने जो जानकारी है, अपनी जो ज्ञान है, उसको लंबे समय तक। सूचनाओं का संग्रह है, जैसा कि आचार्य राजन शुक्ल ने बता दिया कि साहित्य ज्ञान राशि के कोष संचित का नाम है। साहित्य क्या, ज्ञान राशि के कोष संचित का नाम है। तो यहाँ क्या हुआ, सूचनाओं का संग्रह हमारे पाठ्य पुस्तक में मिलता है। उसके बाद शिक्षण और मूल्यांकन का आधार भी हमारा क्या है, हमारा ये पाठ्य पुस्तक ही, पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही प्रश्न पत्र निर्माण करता, प्रश्न पत्रों का निर्माण करता है। बस कितना पेपर में देना है, किस किस लेसन से, किस किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन देने हैं, वो बच्चों को क्यों दिए जा रहे हैं, इनमें से किस कौशल का विकास हो रहा है, कौशल का विकास हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम। अगर बच्चा संधि पढ़, तो संधि की आवश्यकता क्यों है, उससे ये चीज़ें कहाँ जानकारी मिलेगी हमें, शिक्षण और मूल्यांकन के आधार के रूप में हम पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करते हैं। अब हम जो आपका अध्याय 3 है, इस स्तर के पाठ्य के विभिन्न विधाओं पर जो संक्षिप्त परिचय, पाठ्य पुस्तक के प्रमुख कवि एवं लेखकों का सामान्य परिचय क्या है यहाँ पर। अब पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त यहाँ सामान्य, जो भी आपके 6, 7, 8 किताब बारे में दिया गया है, जो कि जानना आवश्यक है। अब यहाँ पर कवियों और लेखकों का जो परिचय है, उसमें से क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण, उनकी वृत्ति, उनका पारिवारिक परिचय, शिक्षा दीक्षा, व्यवसाय, जीवन, व्यक्तित्व क्या है, कृतित्व क्या है, भाषा शैली और साहित्य। इसी क्रम में हम सबसे पहले लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म मेदिनीपुर में हुआ। इनका जो निवास स्थान था, इनके जो पूर्वज थे, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इन्होंने राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, महत्वपूर्ण है जो रचनाएं इनकी, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता इत्यादि रचनाओं का इन्होंने अपने साहित्य, अपने जीवन में रचना किया। और निराला समाज में हो रही सम विषम, ऊंच नीच, जाति पात, शोषक और पोषक के आधार पर अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उसके बाद आता है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का जन्म इन्होंने, अभी देखो यहाँ से जमीन पक गई है, अकाल में सारस, बाघ आदि काव्य संग्रहों की रचना की। ये नवगीत के रचनाकार माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं हरवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ। आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इनकी जो रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। इनका मृत्यु 2003 में हुआ। हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है। लेते हैं सुमित्रानंदम पंत। कौसानी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम था गोसाई दत्त। कभी कभी कहीं कहीं ये पूछा भी जाता है कि गोसाई दत्त नाम किसने रखा। गोसाई दत्त नाम स्वयं पंत ने अपना स्वयं रखा है। इनके
चाय के बागान को में बात करते हैं तो चिदम्बर आती है, जिस पे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, ग्राम्या, उत्तरा, लोकार्तन, पुरुषोत्तम राम, शिल्पी और चिदम्बरम। उसके बाद 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद छायावादी कवि आते हैं। छायावादी कवि में जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 में हुआ। जयशंकर प्रसाद 1889 में जन्मे और 1937 में मृत्यु हो गई। इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी की, इनकी प्रसिद्ध पहले इनकी रचनाओं को देख लेते हैं कि कायाकल्प, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, लहर, महाराणा का महत्व। इन्होंने उपन्यास भी लिखे, आकाशदीप, आंधी छाया, इंद्रजाल। उसके बाद इनकी रचना है कामायनी, जो कि इनकी प्रसिद्धि का आधार है। कामायनी की बात, प्रसाद की बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण की घटनाओं के बाद समुद्र जल प्रलय के में इन्होंने श्रद्धा, मनु और ईड़ा 3 पात्रों को लेकर चलती है। प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। उसके बाद श्रीमन नारायण की रचनाएं हैं रोटी का राग और मानव। उसके बाद हम भक्ति कवि आते हैं। भक्ति काल के निर्गुण में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कबीरदास 1398 1518 ईस्वी जन्म और मृत्यु है। इनके 3 रचनाएं हैं, साखी, शब्द, रामायणी। उसके बाद के शिष्य ने किया बीजक नाम से। उसके बाद हम देखते हैं भक्ति काल के अंतर्गत सूरदास 1478 और 1583। 1478 में सूरदास जी का जन्म, 1583 में इनकी मृत्यु हुई। ये प्रमुख कवि थे और उसके बाद इनकी रचनाएं आती हैं साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर सारावली। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि सूर सागर किसकी रचना है या सूर सारावली। साहित्य लहरी 18 पदों का संग्रह है, सूरदास। उसके बाद सारावली। अब भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल के अगले कवि मीराबाई। मीराबाई का जन्म में हुआ 1498 रचनाएं नरसिंह जी का माया, राग गोविंद के टीका और भी रचनाएं हैं। ये अपने इनका और विवाह राजघराने में हुआ, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति रूप में माना। इनको लोक अपवाद के कारण या समाज में वालों ने नहीं दिया, लेकिन ये बच गई। तब से ये क्या कृष्ण के भक्ति में रम गई। राम प्रसाद बिस्मिल का साहित्य से संबंध तो है ही, इन्होंने क्रांतिकारी भी थे ये। इनका जन्म उसके बाद मृत्यु इनकी 1927 में हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं श्वेता देवी। ये बंगला भाषा की कवि हैं, बंगला भाषा की कवित्री हैं। इनका जन्म ढाका में हुआ 1926 ईस्वी में। इन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उसके बाद हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 चिरगांव झांसी में हुआ था। इन्होंने हिंदी काव्य जगत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन्होंने ही शुरुआत किया कि साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके पहले भी लोगों ने किया था, लेकिन इन्होंने वो खड़ी बोली को साहित्य में ज़्यादा स्थान दिया। इन्होंने भारत भारती, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, प्रिया, वन, विश्ववेदना, हिडिंबा, किसान, सिद्धराज उत्कृष्ट रचनाएं की हैं। वासुदत्ता, पलासी का युद्ध, मेघनाद वध इत्यादि इनकी रचनाएं हैं।
इनकी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण आता है साकेत और भारत भारती देश प्रेम पर आधारित है। और साकेत रामचरितमानस में लक्ष्मण और लक्ष्मण और उर्मिला जैसे पात्रों को लेकर साकेत की रचना की गई है। उसके बाद आते हैं हम बद्रीनाथ भट्ट को सुदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। 1896 ईस्वी में इनका जन्म पंजाब में हुआ। इनके कुछ जो प्रसिद्ध संग्रह है पुष्पा, पनघट, नगीना आदि है। उसके बाद आते हैं हम अगले लेखक के ऊपर, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार के में जन्म हुआ, सिमरिया मुंगेर 1908 में। ये राष्ट्रीय धारा के कवियों में से एक हैं। राष्ट्रीय धारा के कवि, इनको पद्म भूषण की उपाधि और मानस डिलीट की उपाधि भी मिली। इनकी रचना है उर्वशी का मिला। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, सीपी और शंख इत्यादि रचनाएं हैं। संस्कृत के 4 अध्याय इनके प्रसिद्ध इतिहास विषयक है, हिंदी के इतिहास के लिए विषयक है। उसके बाद उर्वशी को 11वीं पुरस्कार मिला। उसके बाद हम बात मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लमही में 1880 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से निकले, जो कि 8 भागों में प्रकाशित हुई है। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन और गोदान। हम बात करते हैं इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है। हिंदी साहित्य में या कह सकते हैं विश्व साहित्य में कृषक गोदान जैसा उपन्यास किसी भी भाषा में नहीं लिखा गया है। उसके बाद गबन है। गबन सामाजिक द्वेष या भ्रष्टाचार के ऊपर लिखी गई एक इनकी कहानी है। उसके बाद राम अवतार त्यागी का जन्म 1925 मुरादाबाद में हुआ। इनका मृत्यु, ये देशभक्ति प्रेरक रचनाएं लिखा। उसके बाद आते हैं अगले कवि हरिकृष्ण देव सरे का जन्म 3 मार्च 1940 को मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने एक शोध पत्र लिखा जिसका नाम था हिंदी बाल साहित्य एक अध्ययन। ये आकाशवाणी में भी कार्य कर। उसके बाद नामक मासिक बाल पत्रिका का संपादन किया। परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि पराग पत्रिका बाल साहित्य क्या है कि साहित्य की है, तो ये क्या है, पराग पत्रिका बाल साहित्य की है। उसके बाद आते हैं भगवत सरल उपाध्याय का जन्म 1910 में हुआ था, बलिया में हुआ था। इन्होंने निबंधात्मक रचनाओं में ज़्यादा अपना योगदान दिया और भारतीय संस्कृति और इतिहास को अपनी रचनाओं में बहुत ज़्यादा महत्व दिया। उसके बाद आते हैं गोपाल दास नीरज बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। ये 8 फरवरी 1926 को इनका जन्म। ये गायक भी थे और हिंदी भाषा में देशभक्ति प्रेरक रचनाओं के लिए, कविताओं के लिए ये प्रसिद्ध थे। उसके बाद आते हैं वासुदेव सिंह त्रिलोचन। इनका वास्तविक नाम था वासुदेव। ये प्रगतिवादी धारा के कवियों में से एक थे। इनका जन्म सुल्तानपुर में हुआ 1917 में 20 अगस्त को। इनकी जो रचनाएं हैं धरती, गुलाब और फूल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, अरधान तथा इस जनपद का कवि हूँ। उसके बाद अगली लेखक हैं विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को मुजफ्फरपुर। ये पंजाब विश्वविद्यालय से BA थे। ये विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा इनकी बहुप्रसिद्ध रचना है, जो कि आवारा मसीहा राहुल शंकर त्यागी के ऊपर लिखी गई, विष्णु प्रभाकर। उसके बाद आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 में हुआ था। इनकी जो रचना है वो है गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश। इनकी मृत्यु हुई 1985 में हुई।
उसके बाद हम गुप्त, सिया रामशरण गुप्त और मैथिल से गुप्त थे। सिया रामशरण गुप्त 1895 ईस्वी में चिरगांव, इनकी जो रचनाएं हैं सिया रामशरण गुप्त की, ये है विजय, दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि रचनाएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह एक अध्यापक भी थे, एक लेखक होने के साथ भी एक अध्यापक भी थे, जो कि निबंधात्मक रचनाओं में अपना योगदान दिए थे कि निबंध कैसे लिखना चाहिए और उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सरदार पूर्ण सिंह की जो रचनाएं हैं वो मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इन्होंने भावात्मक निबंधों में ज़्यादा रचना की है। इनकी मृत्यु 1931 में हुई। अब हम बात करते हैं सर्वश्री दयाल सक्सेना की, जो कि प्रगतिशील चेतना के कवि थे। इनका जन्म 1927 ईस्वी बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो प्रसिद्ध रचना